जय हिंद फ्रेंड। इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2025 के लिए गुरु रोशन आनंद सर के द्वारा तैयार किया गया फुल लेंथ टेस्ट के टेस्ट नंबर 3 को। हमने टेस्ट नंबर 1 और 2 को काफ़ी अच्छे से कंप्लीट कर रखा है। इस वीडियो के माध्यम से हम सेट नंबर 3 को कंप्लीट करने वाले हैं। आइए चलते अपने प्रश्नों की ओर और 1 से लेकर के 100 तक के प्रश्न को काफ़ी अच्छे से देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया। इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, संविधान सभा के द्वारा ग्रहण किया गया भारत का संविधान। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि स्वतंत्रता, समानता और भारतीयत्व की प्रेरणा कहाँ से आई है। तो यह फ्रेंच की क्रांति से आई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है मिलान करें। ठीक है, संघीय सूची में 97 विषय आते हैं, राज्य सूची में 66 विषय आते हैं और समवर्ती सूची में 47 विषय आते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए, सी और बी करेक्ट हो जाएगा। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4 को। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीति कार्यान्वयन से संबंधित है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5 को। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनाना संभव है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है राज्य विधानसभा में कानून पारित करके। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को पारित करके। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके। ठीक है, वहीं ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा करेक्ट, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6 को। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोरारजी देसाई के शासनकाल में निकाल दिया गया था संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7 को। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं दिया जाता है राष्ट्रपति को, क्योंकि राज्यों के मुख्यमंत्री को नियुक्त करने का अधिकार राज्यों के राज्यपाल के पास होता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 8 को। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है हम उसे देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर दिया जाता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 9 को। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किन मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। यह कब दिया गया था। सन 1973 ईस्वी में दिया गया था। केशवानंद भारतीय वाद कब हुआ था। सन 1973 ईस्वी में हुआ था। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 10 को। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 343। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 11 को। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायती राज्य को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। किसके पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थानीय जनता के पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल पड़ती है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 12 को। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे ऑप्शन नंबर डी, श्री MC सीतलवार जी। ठीक है, और वहीं प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष भी वही थे और प्रथम महान्यायवादी भी श्री MC सीतलवार जी ही थे। ठीक है, आइए हम देखते हैं, दोनों एक ही होती हैं वैसे। ठीक है, कहीं पे महान्यायवादी लिखा रहेगा, कहीं पे आपको विधि आयोग के अध्यक्ष लिखा रहेगा, दोनों एक ही होते हैं। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 13 को। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो सबसे पहले हो जाएगा काराकोरम, उसके बाद हो जाएगा लद्दाख, उसके बाद हो जाएगा जास्कर, उसके बाद हो जाएगा पीर पंजाल। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर आएंगे हम तो उत्तर में हो जाएगा सबसे पहले काराकोरम, फिर आ जाएगा लद्दाख, फिर हो जाएगा जास्कर, फिर हो जाएगा पीर पंजाल। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2, 1, 4, 3। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 14 को। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिवालिक श्रेणी का भाग है सोमेश्वर श्रेणी। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 15 को। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि उपयुक्त में से
कोई नहीं उपयुक्त में से एक से अधिक भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील तक समुद्र की ओर फैली हुई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12 समुद्री मील तक, ठीक है, जिसको हम अगर किलोमीटर में देखेंगे तो 21.9 किलोमीटर के बराबर होता है लगभग। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 16 को। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि बोगचकोई का महत्व इसीलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 70 को। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि एक तरफ दिया गया है सूची 1 और दूसरा तरफ दिया गया है सूची 2, दोनों को मिलान करना है। तो एक तरफ दिया गया है महाजनपद और दूसरा तरफ दिया गया है उनकी राजधानियाँ। आइए हम इसे मिलान करते हैं। मल महाजनपद की राजधानी हो जाएगा कुशीनगर, अंग महाजनपद की राजधानी हो जाएगा चंपा, और गंधार का हो जाएगा तक्षशिला, और वत्स का हो जाएगा कौशाम्बी, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आइए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गणानंद सिकंदर महान के समकालीन थे। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 19 को। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया वह कौन सा स्तंभ है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारवू स्तंभ है, ठीक है, जिसमें अशोक ने स्वयं को सम्राट बताया। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एवं कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रुद्रदामन ने की थी, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिलिंद पन्हो, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे गलत कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल का चुनाव संसद करती है। यह गलत हो जाएगा, राज्यपाल का चुनाव नहीं होता है, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 23 को। प्रश्न नंबर 23 क्या कह रहा है हम उसे देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और चीन अस्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में हम जानते हैं कि 5 अस्थायी सदस्य हैं। कौन कौन? तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ जिसे वर्तमान में रूस कहते हैं, सोवियत संघ और चीन, ठीक है, ये अस्थायी सदस्य हैं, ठीक है। तो ये किसके अस्थायी सदस्य हैं? तो यह सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य होती हैं, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी होती है तो कौन सी परत होती है? तो आयन मंडल होती है, ठीक है। हम सब जानते हैं कि वायुमंडल में कुल 5 परत होती है। कौन कौन से 5 परत होती है? तो सबसे नीचे आते हैं कौन सा? तो क्षोभ मंडल, उसके बाद आता है समताप मंडल, उसके बाद आते हैं मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, उसके बाद वृत्त मंडल, ठीक है, ये 5 मंडल आते हैं। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 25 को। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है कि बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बॉक्सों को समुद्र में फेंका गया था। इस घटना को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोस्टन की चाय पार्टी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतेंदु का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा भारतेंदु का हो जाएगा उत्तर डी, भारत प्लस इंदु करेक्ट हो जाएगा भारतेंदु, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 कह रहा है कि किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है। तो हलंत का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, वर्ण को बिना स्वर के प्रयोग करने के लिए हम वर्ण हलंत का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 कह रहा है कि चूज द करेक्ट एंटोनेम ऑफ ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट का एंटोनेम को क्या हो जाएगा? तो डिसऑनेस्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 29 को। प्रश्न नंबर 29 कह रहा है
कि पृथ्वी की केंद्र की ओर परतों का क्रमागत विन्यास है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीफे, सियाल और सीमा। ठीक है, ये एकदम सही क्रम है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 30 को। प्रश्न नंबर 30 क्या कह रहा है, मुझे देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। प्रत्यावर्ती धारा में धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 कह रहा है कि आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टिड्डा, घास, सांप में यदि घास को प्रथम पोषी स्तर पर है तो तृतीय पोषी स्तर पर कौन हो जाएगा? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेढक तृतीय पोषी स्तर पे हो जाएगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 कह रहा है कि सही सुमेलित करें। सही सुमेलित करें, तो यहाँ पे सही सुमेलित कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना सन 1925 में हुई थी, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 कह रहा है कि लोकतंत्र में जनता के लिए जनता के द्वारा है, यह किसने कहा था? फिर से हम देखते हैं, लोकतंत्र जनता के लिए एवं जनता के द्वारा है, यह किसने कहा था? तो यह अब्राहम लिंकन ने कहा था। किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने कहा था। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 34 को। प्रश्न नंबर 34 कह रहा है कि यह मेरा घर है और वह तुम्हारा घर है। यह मेरा घर है और वह तुम्हारा घर है, रेखांकित शब्द क्या है? तो यह सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह सार्वनामिक विशेषण है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 35 को। प्रश्न नंबर 35 कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से रेखांकित क्रिया विशेषण शब्दों के भेदों का सही विकल्प चुनकर लिखें। तो यहाँ पे कह रहा है तुम जितना खाओगे उतना ही ताकतवर बनोगे। तो जहाँ पे प्रश्न में आपको दिखे जितना, उतना, कितना, तो यहाँ पे हो जाएगा परिणामवाचक। ठीक है, ये परिणाम को बताता है, तो उत्तर हो जाएगा परिणामवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 कह रहा है कि मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति को दुगना की जाती है तो क्या होता है? तो उसका संवेग दोगुना हो जाता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 37 को। प्रश्न नंबर 37 कह रहा है कि मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है। तो मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है महाधमनी एवं बाह्य निलय में। ठीक है, महाधमनी एवं बाह्य निलय में पाया जाता है शुद्ध रक्त। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विखंडन योग्य प्राकृतिक तत्व है? तो विखंडन योग्य प्राकृतिक तत्व हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम 235। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 39 को। प्रश्न नंबर 39 कह रहा है कि श्री पद्मनाथ स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 40 को। प्रश्न नंबर 40 कह रहा है कि 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री व इतिहासकार को न्याय व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत किया गया था? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इब्न बतूता को। इब्न बतूता कहाँ से आते हैं? तो मोरक्को का यात्री रहते हैं, ये मोरक्को से आते हैं और किसके दरबार में आते हैं? तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आते हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है? तो झूम कृषि सबसे ज़्यादा होता है मेघालय में, यानी पूर्वोत्तर में। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्वोत्तर क्षेत्र में झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 42 को। प्रश्न नंबर 42 कह रहा है कि होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने होम रूल लीग प्रारंभ किया था। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 43 को। प्रश्न नंबर 43 कह रहा है कि गलत कथन को चिन्हित करें। गलत कथन को चिन्हित करें, बोल रहा है विधानसभा के सदस्यों की सदस्यता भंग की जा सकती है। विधानसभा के सदस्यों की सदस्यता भंग की जा सकती है। क्यों भंग की जा सकती है? तो यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य में लाभ के पद पर आसीन हो, बिल्कुल की जा सकती है उसकी सदस्यता भंग, यदि वो किसी लाभ के पद पर आसीन हो। तो बी कह रहा है वह मानसिक रूप से विपक्षित हो, यानी कि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ हो तो उसकी सदस्यता भंग की जा सकती है, बिल्कुल ये भी सही है। ठीक है, वह दिवालिया हो तो भी की जा सकती है, वह दिवालिया हो। तो ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि उसकी आयु 30 वर्ष हो तो क्या उससे
अयोग्य घोषित की जा सकती है? नहीं। अगर किसी की उम्र ज़्यादा हो जाएगी उसके क्राइटेरिया के अनुसार तो उसे कभी भी अयोग्य घोषित नहीं की जा सकती है, क्योंकि विधानसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष आयु चाहिए। अगर इंसान 30 वर्ष का हो गया तो उसको निष्कासित कर दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे गलत पूछा है, तो गलत कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, उसकी आयु 30 वर्ष हो। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप समझ गए होंगे, थोड़ा सा हमें इसमें बताना पड़ा, थोड़ा इसी कारण थोड़ा सा लंबा हो जाता है वीडियो, इसलिए हम डिस्कशन नहीं करना चाहते हैं। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 44 को। प्रश्न नंबर 44 कह रहा है कि वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध हुआ नहीं होता परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है, उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? शीत युद्ध कहते हैं। यानी गर्मा गर्मी रहता है, दोनों एक दूसरे के मन में चलता रहता है कुछ अलग अलग सी बातें, तो उसे हम क्या कहते हैं? शीत युद्ध। जैसे अमेरिका और रूस के बीच होता है उसे हम कहते हैं शीत युद्ध। ठीक है, हुआ था 1991 के आसपास। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 45 को। प्रश्न नंबर 45 कह रहा है कि उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं है। उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं है, तो हम जानते हैं एक होता है उपसर्ग और एक होता है प्रत्यय। तो शब्द के पहले जो लगता है उसे हम कहते हैं उपसर्ग, और शब्द के बाद में जो लगता है उसे हम कहते हैं प्रत्यय। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असत्य, सत्य नहीं हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी असत्य हो जाएगा। शब्द के अंत में जुड़ते हैं प्रत्यय उपसर्ग, ये गलत है। शब्द के पहले जुड़ते हैं उपसर्ग। ठीक है, तो यही हो जाएगा असत्य, यानी कि सत्य नहीं। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 कह रहा है कि श्वेत रक्त कणिका का क्या मुख्य कार्य है? श्वेत रक्त कणिका का क्या मुख्य कार्य है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संक्रमण से लड़ना श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य होता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 47 को। प्रश्न नंबर 47 कह रहा है कि नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन होता है? तो नेफ्रोलॉजी गुर्दा का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है? गुर्दा का अध्ययन होता है नेफ्रोलॉजी। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 48 को। प्रश्न नंबर 48 कह रहा है कि किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टोनोवा में हैदर अली को हराया था? तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर आयर कूट ने हराया था। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 49 को। प्रश्न नंबर 49 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 49 कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल पर गोदी यानी डॉकवर्ड्स होने का प्रमाण मिला था? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल में मिला था, मौजूद है। ठीक है, क्या बोला है? सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी यानी डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल में। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 50 को। प्रश्न नंबर 50 कह रहा है कि एक कार और भरी हुई एक ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं। ट्रक से तुलना की जाए तो कार धारण क्या करेगी? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कम गतिज ऊर्जा। ठीक है, एक सेकेंड सॉरी, उत्तर हो जाएगा इसका कम गतिज ऊर्जा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर से पढ़ लेते हैं। एक कार और भरी हुई एक ट्रक के रास्ते पर समान गति से चलते हैं। ट्रक से तुलना की जाए तो कार धारण करेगी कम गतिज ऊर्जा धारण करेगी। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 51। प्रश्न नंबर 51 कह रहा है कि कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यजुर्वेद करता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 52 को। प्रश्न नंबर 52 कह रहा है मोहन राकेश को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर दिया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, आषाढ़ का एक दिन के लिए दिया गया। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 53। प्रश्न में 53 कह रहा है कि लेक एरी जो खबरों में देखा गया था किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सीमा बनाती है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 54 को। प्रश्न नंबर 54 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की मेज़बानी कौन सा राज्य कर रहा है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा राज्य कर रहा है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 55। प्रश्न नंबर 55 कह रहा है
कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति को कौन सी पारंपरिक पेंटिंग उपहार में दी? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोराय पेंटिंग उपहार में दी। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 56 को। प्रश्न नंबर 56 कह रहा है कि विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण रिपोर्ट 2025 किस संगठन द्वारा जारी किया गया? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 57। प्रश्न नंबर 57 कह रहा है कौन सा शहर भारत के पहले टेक्सटाइल मशीन पार्क का घर बन गया है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कानपुर और उत्तर प्रदेश, कानपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 58। प्रश्न नंबर 58 हो जाएगा कि विकसित भारत युवा संसद 2025 के आयोजन के लिए कौन सा सरकारी मंत्रालय जिम्मेदार है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, युवा मामले और खेल मंत्रालय जिम्मेदार है। ठीक है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा युवा मामले और खेल मंत्रालय के अभी मंत्री कौन है? ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताएंगे। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 59 को। प्रश्न नंबर 59 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 59 कह रहा है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा एक सेकेंड, यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा। ठीक है, क्या बोल रहा है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने के लिए कौन सा संस्था जिम्मेदार है? तो उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जिम्मेदार है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 60 को। प्रश्न नंबर 60 कह रहा है कि निम्नलिखित वर्ष 2024-25 में किस क्षेत्र को सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI इक्विटी प्रवाह प्राप्त हुआ है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेवा क्षेत्र में, सेवाएं में। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 61 को। प्रश्न नंबर 61 कह रहा है कि कौन सा शहर रेलवे नेटवर्क से जुड़ने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर बन गया है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आइजोल। ठीक है, आइजोल किसकी राजधानी है ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 62। प्रश्न नंबर 62 कह रहा है कि भारत का कौन सा जिला अपनी संपूर्ण बिजली मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला पहला जिला बन गया है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीव। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 63। प्रश्न नंबर 63 कह रहा है किस मंत्रालय ने भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 शुरू किया है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 64। प्रश्न नंबर 64 एक मिनट, सॉरी, हम देखते हैं एक सेकेंड। हाँ चलिए, प्रश्न नंबर 64 कह रहा है कि कवाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कवाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 65। प्रश्न नंबर 65 कह रहा है कि हाल ही में खबरों में रही दिबांग नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो दिबांग नदी अरुणाचल प्रदेश और असम राज्य से होकर गुजरती है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 66 को। प्रश्न नंबर 66 कह रहा है आयुष मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए निवेशक केंद्रित पोर्टल का नाम क्या है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयुष निवेश सारथी पोर्टल नाम है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 67 को। प्रश्न नंबर 67 कह रहा है कि टोकोफेरोल की कमी से पुरुषों और महिलाओं में बांझपन होता है। टोकोफेरोल के लिए लोकप्रिय शब्द है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन ई को हम टोकोफेरोल कहते हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 68 को। प्रश्न नंबर 68 कह रहा है कि यूरिया हमारे शरीर में मूत्र का एक प्रमुख घटक है, निम्नलिखित में से किस अंग में यूरिया बनता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत में यूरिया बनता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 69। प्रश्न नंबर 69 कह रहा है कि उत्तक संवर्धक क्या है? उत्तक संवर्धन क्या है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैव रासायनिक परीक्षण के लिए जीव की कोशिकाओं के टुकड़ों की तैयारी। ठीक है, इसे कहते हैं उत्तक संवर्धन
संवर्धन। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 70 को। प्रश्न नंबर 70 क्या कह रहा है हम उसे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पौधे के ऊपरी भाग को सहारा देता है और पोषक तत्व जल, शर्करा और स्टार्च के लिए परिवहन प्रणाली के रूप में कार्य करता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तना। ठीक है, इसे हम तने कहते हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 71। प्रश्न नंबर 71 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज हॉर्न सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है? हॉर्न सिल्वर के नाम से कौन सा खनिज जाना जाता है? तो सिल्वर क्लोराइड जाना जाता है हॉर्न सिल्वर के नाम से। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 72। प्रश्न नंबर 72 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना गले में वायु मार्ग को बंद होने से रोकने के लिए मौजूद होती है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपास्थि के छल्ले। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 73 को। प्रश्न नंबर 73 कह रहा है कि पौधे नाइट्रोजन को किस प्रकार अवशोषित करते हैं? इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 और 2। पौधे नाइट्रोजन को अकार्बनिक नाइट्रेट या नाइट्रेटाइट के रूप में अवशोषित करते हैं और पौधे नाइट्रोजन को कार्बनिक यौगिक के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 74। प्रश्न नंबर 74 कह रहा है कि जीव जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने के लिए जैव उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं। इन उत्प्रेरकों को कहा जाता है। तो इन उत्प्रेरकों को क्या कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंजाइम कहा जाता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 75 को। प्रश्न नंबर 75 कह रहा है कि रेयान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो रेयान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह रेशम के कीड़े और लकड़ी के गुद्दे दोनों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, आइए हम चलते हैं प्रश्न नंबर 76 की ओर। प्रश्न नंबर 76 कह रहा है चेरनोबिल आपदा निम्नलिखित प्रदूषण का परिणाम है। तो यह किस प्रदूषण का परिणाम है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेडियोधर्मी अपशिष्ट का परिणाम है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 77। प्रश्न नंबर 77 कह रहा है कि वे पौधे जो केवल प्रकाश में ही अच्छी तरह विकसित होते हैं उन्हें किस रूप में जाना जाता है? तो उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेलियोफाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलियोफाइट्स कहते हैं। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 78 को। प्रश्न नंबर 78 है कि निम्नलिखित में से कौन सी शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थायराइड। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 79। प्रश्न नंबर 79 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के कारण होती है? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के कारण होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, डेंगू बुखार। ठीक है, बैक्टीरिया के कारण होती है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 80 को। प्रश्न नंबर 80 कह रहा है कि सन 1875 ईस्वी में सैयद अहमद खान द्वारा स्थापित अलीगढ़ आंदोलन का प्राथमिक लक्ष्य क्या था? सन 1875 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान द्वारा स्थापित अलीगढ़ आंदोलन का प्राथमिक लक्ष्य क्या था? तो उत्तर हो जाए, एक सेकेंड सर, सॉरी थोड़ा गले में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय मुस्लिम में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 81 को। प्रश्न नंबर 81 हो जाएगा कि 1920 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन में निम्नलिखित कांग्रेस नेताओं में से किसने असहयोग आंदोलन पर मुख्य प्रस्ताव पेश किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, चित्तरंजन दास ने। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 82। प्रश्न नंबर 82 हो जाए, चित्तरंजन दास को हम देश बंधु के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और CF एंड्रूज को हम दीन बंधु के नाम से जानते हैं। ठीक है, CF एंड्रूज दीन बंधु और चित्तरंजन दास देश बंधु। ठीक है,
आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 82 को। प्रश्न नंबर 82 कह रहा है कि हैदराबाद पर कब्जे के लिए की गई पुलिस कार्रवाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन पोलो के नाम से जाना जाता है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 83। प्रश्न नंबर 83 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार गांधी जी से मिले थे। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ अधिवेशन में, जो 1916 में हुआ था। इसमें अध्यक्षता कौन की थी, तो अंबिका चंद्र मजूमदार जी ने इसमें अध्यक्षता किए थे। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 84। प्रश्न नंबर 84 कह रहा है कि उस स्थिति को क्या कहते हैं जब सरकार सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक राजस्व के अंतर को नई मुद्रा छापकर पूरा करती है। तो उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, घाटे का वित्त पोषण। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 85। प्रश्न नंबर 85 कह रहा है किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में बाजार में प्रतिस्पर्धा होती है। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में बाजार में प्रतिस्पर्धा होती है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समाजवादी अर्थव्यवस्था में। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 86। प्रश्न नंबर 86 है कि नीति आयोग की स्थापना किस तारीख को हुई थी। तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। और किसे समाप्त करके इसकी स्थापना हुई थी, तो योजना आयोग को समाप्त करके इसकी स्थापना हुई थी। आप हमें करेक्ट डेट बताइएगा कि योजना आयोग को शुरुआत कब हुआ था। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 87। प्रश्न नंबर 87 कह रहा है कि विश्व विकास रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किस देश का उपयोग किया जाता है। एक सेकेंड, विश्व विकास रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किस देश का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिद्धांत के एक से अधिक। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 88। प्रश्न नंबर 88 कह रहा है कि बैंकों के बैंकर के रूप में डैश अंतरिम उपाय ऋणदाता के रूप में काम करता है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 89। प्रश्न नंबर 89 हो जाएगा कि जब एक बस अचानक शुरू होती है तो यात्री को पीछे की ओर घूमने का अनुभव करता है। तो यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो यह उदाहरण है ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन के पहले नियम का उदाहरण है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 90। प्रश्न नंबर 90 कह रहा है कि ज़मीन से 20 मीटर की दूरी पर रखे गए 10 किलो द्रव्यमान की स्थिर वस्तु में कितना ऊर्जा होगी। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 किलो ऊर्जा होगी, 2 किलो जूल ऊर्जा होगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारा 1 से लेकर के 90 तक जीके जीएस के प्रश्न कंप्लीट हो गए। अब बच गए हैं 10 मैथ्स के प्रश्न, जो हम आपको शो कर देते हैं, आप देख लें। ठीक है, आप इसे रोक करके आप इसे मैथ्स को बना सकते हैं, तो बना लें। ठीक है, उसके बाद अपना स्कोर चेक करें कि आपका स्कोर कितना हुआ। उसके बाद आप हमें कमेंट करके बताएं कि हाँ आपका स्कोर कितना रहा इसमें। दोस्तों यहाँ पे आप प्रश्न को अच्छे से देख सकते हैं, हम सारे प्रश्न को आपको शो कर देते हैं ताकि आपको 100 प्रश्न अच्छे से दिख जाए। हमने 90 प्रश्न करा दिया है। ठीक है दोस्तों, यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ। चलते हैं फ्रेंड, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।